देखिए ए शांत, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ द वेव पढ़ा था, जो कि मुंडी ऊपर करके पढ़ लिया था। बेटा ध्यान से सुनना, मोबाइल बंद कर लो, सब पता चल जाता है। लोगों को लगता है पता ही नहीं पड़ता है सर को, ऐसा पता चल जाता है। मुंडी ऊपर कर लो। मैं इधर हूँ बेटा, मैं इधर हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, अभी पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसमिशन ऑफ द वेव। चाचा, ओ चाचा बैठो। शांत, अरे भाई एक सेकंड। ट्रांसमिशन ऑफ अ वेव, पहली बात तो बेटा इस वाले टॉपिक में मैं आपको फर्स्ट नंबर पॉइंट यही समझाऊंगा बेटा। अच्छा बताओ, जब वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करता है, वेव की स्पीड v, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में रिलेशन होता है v बराबर एफ लैम्डा। व्हाट इज v बेटा? v किसे बोलते हैं? v क्या बेटा? वेलोसिटी ऑफ द वेव। f क्या बेटा? और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ। अच्छा बताइए, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान सुनिए। देखिए ये जो v है बेटा वो डिपेंड्स अपॉन मीडियम। बेटा यहाँ पर मीडियम बदलेगा तो स्पीड बदल जाएगा। डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, ये बेटा सोर्स पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, ठीक है, मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड्स अपॉन सोर्स, सोर्स पर डिपेंड करता है बेटा। आराम से सुनिए, पहले आराम से सुनिए और यहाँ पर ध्यान दीजिए। वेवलेंथ, ये जो वेवलेंथ है बेटा ये अगेन डिपेंड्स अपॉन मीडियम, अगेन डिपेंड्स अपॉन मीडियम, यह मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम बदलेगा वेवलेंथ बदल जाएगा। अगर मैं बोलूँ साउंड का एयर में जो वेवलेंथ है वाटर में वेवलेंथ उतना ही होगा, तो नहीं सर। स्पीड जितना एयर में वाटर में उतनी स्पीड होगा, नो सर। फ्रीक्वेंसी जितना एयर में होगा उतना ही वाटर में होगा। मीडियम बदलने से फ्रीक्वेंसी पर कोई असर नहीं पड़ता है। पहले ये बात एकदम बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। बोलो क्लियर, पहुँचो, इसे लिखो जल्दी से। शांत शांत बेटा, शांत। आराम से आराम से आराम से, सब व्यर्थ है। अरे गार्गी दीदी पिछले लेक्चर में गायब हो गई थी। अच्छा शांत, मिटा दूं? मिटा रहा हूं बेटा। देखिए बेटा अब यहां पर समझिएगा, सुनिए, इधर ध्यान से सुनिए। सेकंड नंबर पॉइंट, इधर 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 ध्यान दो। अगर मैं बोलूं बेटा ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। मान लो बेटा मैंने आपसे कहा, इसे लगा देना जरा प्लीज़, लगा देना। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। मान लो बेटा एक वेव ऐसे करके मीडियम 1 से मीडियम 2 में चला गया। बताओ अगर यहाँ पर स्पीड है v1 तो क्या स्पीड यहाँ v1 होगा? v2। अगर वेवलेंथ लैम्डा 1 है, बताओ यहाँ वेवलेंथ कितना होगा? फ्रीक्वेंसी f है, बताओ कितना होगा? फिर सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखिए बेटा जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो फेज नहीं बदलता है, रिफ्लेक्शन में फेज बदलता है। रिफ्रैक्शन यानी ट्रांसमिशन, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर फेज वेव का बिल्कुल नहीं बदलेगा। इसलिए बेटा यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है कि वेव, फेज ऑफ द वेव, या सिंपली लिख देते फेज, फेज डज नॉट चेंज, फेज डज नॉट चेंज वाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू
अनदर मीडियम while going from या while wave moves from one medium to another medium। ठीक है बेटा, इस चीज को याद रखना है। फेज नहीं बदलेगा, फेज तो रिफ्लेक्शन पे बदलता है, वो भी रिफ्लेक्शन में कब, जब डेंसर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है तब फेज बदलता है। शांत भाई शांत। ये पानी पी लूं? थैंक यू बेटा। मिटा दें, मिटा दिया जाए। बेटा बात नहीं प्लीज, बातें नहीं, ध्यान से सीख लीजिए, ध्यान से। हाँ भाई सुनो सुनो, इधर इधर देखो बेटा, इधर इधर, मैं इधर हूं, देखो यहां पर बेटा। अब इसको सुनो, इसको सुनो। अच्छा मान लो अगर मैं बोलूं ये पतली रस्सी है और इस पतली रस्सी को मोटी रस्सी से जोड़ दें, पतली रस्सी को मोटी रस्सी से जोड़ दें, ध्यान देना बेटा, और टाइट कर दे बिल्कुल, ध्यान देना। ये थिन है और ये थिक है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुनना, अगर इसमें मैंने पतली रस्सी में वेव पल्स प्रोड्यूस करा, ठीक है बेटा। अब ये देखो ये वेव ऐसे आ रहा है, एक बार ऐसे करके आपने पल्स प्रोड्यूस कर दिया, अब ये ऐसे आ रहा है। आप बोले सर पल्स क्यों लेते हो, तो लो भाई ऐसे ऐसे करते रहो, है ना, क्रेस्ट ऑफ आता रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है। अब ये पल्स ऐसे आ रहा है बेटा, इस एंड पर आएगा। अब मुझे बताओ, सब लोग ध्यान से देखना बेटा, मुझे ये बताओ अगर रस्सी मोटी होती है तो बताओ वेव की स्पीड ज़्यादा होगी कि कम होगी। तो ध्यान दीजिए, v बराबर रस्सी पर स्पीड का फॉर्मूला होता है √T/μ। देखिए बेटा रस्सी टाइट है, जितना टेंशन इधर उतना ही टेंशन इधर। अगर मैं बोलूं कि एक दीवार से एक मोटी रस्सी या एक पतली रस्सी या एक मोटी रस्सी और फोर्स लगा के खींच रहे हैं और यहाँ पे अटैच है, तो जितना टेंशन इसमें उतना ही टेंशन इसमें, T जितना इधर उतना ही T इधर, T जितना इधर उतना ही T इधर, टेंशन तो सेम रहेगा ना। तो टेंशन इज सेम एवरीवेयर। हम बोलेंगे सर म्यू यानी लीनियर मास डेंसिटी, यहाँ लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने से वेव की स्पीड क्या हो जाएगी, कम। अब सुनिए ध्यान से बेटा, यानी बेटा मोटी रस्सी का लीनियर मास डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड यहाँ क्या होगा बेटा, कम होगा। तो जानते हो बच्चों, जब ये पल्स यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, आकर के यहाँ पर गिरेगा, तो जानते हो बेटा यहाँ पर जैसे ये गिरेगा इस जॉइंट पर, तो सम एनर्जी रिफ्लेक्ट होगी और सम एनर्जी रिफ्रैक्ट होगी। अच्छा बताओ ये पल्स रेयरर मीडियम में ट्रेवल हो रहा है कि डेंसर में, तो हम बोले सर रेयरर में ट्रेवल हो रहा है क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है और यहाँ स्पीड कम है। अब एक बात बताओ बच्चों, ये जब यहाँ पर आके गिरेगा तो आकर गिरेगा तो रिफ्लेक्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा। रिफ्रैक्शन मतलब ट्रांसमिट भी होगा। ट्रांसमिशन में बेटा फेज नहीं बदलता है, फेज वैसे ही रहेगा। देखिए फेज वैसे ही है, ये देखिए इस रस्सी में, मोटी वाली रस्सी में ये पल्स मिलेगा। लेकिन बेटा मैंने आपको बताया था वेव जब भी डेंसर की सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है तो फेज चेंजेज बाई पाई, यानी पल्स उल्टा हो जाएगा। तो देखिए ये ट्रांसमिटेड वेव है जो ट्रांसमिट हुआ, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड वेव है। तो क्या रिफ्लेक्टेड वेव का फेज 180 से बदल गया, बिल्कुल बदल गया। तो बताइए कहाँ, कौन से सरफेस से रिफ्लेक्ट हुआ, डेंसर की सरफेस से। डेंसर कैसे पहचाना, स्पीड यहाँ पर क्या होगा, कम, यहाँ स्पीड कम है
और यहाँ स्पीड ज़्यादा है, रेयर मीडियम में चल रहा है, डेंसर की सरफेस से टकराएगा तो फेज चेंज 180 का हो जाएगा, तो यह पल्स उलट जाएगा और ये पल्स सेम चलेगा। क्लियर? यहाँ पर बेटा ये देखिए इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड है और ये वाला जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड है और ये वाला वेव ट्रांसमिटेड वेव AT का एम्पलीट्यूड है। तो हम लोगों को ट्रांसमिटेड वेव, पहले बताओ ट्रांसमिटेड वेव के फेज में कोई चेंज हुआ? नहीं। और रिफ्लेक्टेड वेव के फेज में चेंज हुआ? यस। अच्छा बेटा यहाँ रिफ्लेक्टेड वेव के फेज में चेंज 180 डिग्री का हुआ, ट्रांसमिटेड वेव के फेज में कोई चेंज नहीं हुआ। अच्छा बेटा बताओ अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मैं बोलूँ f है या ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, तो जब यहाँ पर ट्रांसमिट होगा तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज होगा? इसमें भी नहीं चेंज होगा, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर ही रहेगी। बोलो क्लियर हो गया? अब यहाँ पर बेटा सपोज दैट ऐसा होता, ध्यान देना, अगर मैंने ऐसा कहा, सपोज दैट बेटा मान लो कि मैंने बोला ये थिक है और आगे चल के ये थिन से जुड़ा हुआ है और अब की बार पल्स जो है बेटा वो थिक वाले में है, इंसिडेंट वेव जो है वो थिक वाले में ट्रेवल हो रहा है, ये इंसिडेंट है, ध्यान दीजिएगा AI। अब बेटा यहाँ पर टकराएगा, बताओ बेटा इसमें स्पीड ज़्यादा होता है कि इसमें स्पीड ज़्यादा होता है? बोले सर पतली वाली रस्सी में स्पीड ज़्यादा होता है क्योंकि म्यू नीचे होता है, वो कम है तो स्पीड ज़्यादा होगा। तो बताओ ये डेंसर में चल रहा है, ऐसा लग रहा है डेंसर में चल रहा है और ये सरफेस पर रिफ्लेक्ट भी होगा, रिफ्रैक्ट भी होगा। जानते हो बेटा जब यहाँ रिफ्लेक्ट होता है ना तो फेज नहीं बदलता है, फेज वैसे ही रहेगा एकदम। क्रेस्ट गिरेगा तो क्रेस्ट लौटेगा, यहाँ पर क्रेस्ट गिरेगा तो क्या होगा? क्रेस्ट लौटेगा, वही लौटेगा। और यहाँ पर बेटा पतली रस्सी में तो ट्रांसमिशन में तो वेव फेज बदलता ही नहीं है, तो यहाँ पर बेटा देखिए फेज वैसा ही रहेगा। तो देखिए ध्यान से हमें यही याद रखना है, देखिए थ्योरेटिकल सवाल आता है और हमें ये याद होना चाहिए, थिन रस्सी में अगर चलेगा और थिक रस्सी के एंड से टकराएगा तो रिफ्लेक्टेड वेव में फेज पाई से बदलेगा, ट्रांसमिटेड वेव में कोई चेंज नहीं होगा। बोलो क्लियर? यहाँ पर थिक वाले थ्रेड में चल रहा है पल्स और ये थिन वाले रस्सी के एंड से टकराएगा तो रिफ्लेक्टेड वेव में फेज चेंज होगा? नहीं। और रिफ्रैक्टेड वेव में फेज तो वैसे भी चेंज नहीं होता। बोलो क्लियर? यहाँ पर बेटा एक चीज़ और सुनिए, ये AT कहलाता है ट्रांसमिटेड वेव की एम्पलीट्यूड और ये रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड। यहाँ पर बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इसको बोलेंगे फर्स्ट मीडियम, इसको बोलेंगे सेकंड मीडियम, इसको बोलेंगे फर्स्ट मीडियम, इसको बोलेंगे सेकंड मीडियम। अगर मुझे कभी रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड पूछता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव, अगर मुझसे रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड पूछा जाता है, हमें ये नहीं पढ़ना है कि कहाँ से आया, हमें ये फॉर्मूला रट्टा मारना है, क्योंकि बताने के बाद तो तुम जैसे एनर्जी में हाल हुआ था, जैसे एनर्जी बढ़ाया था ना, एनर्जी ऑफ वेव, जो हाल हुआ था आधे रास्ते तक आते आते सोनी दीदी वेलोसिटी का पार्टिकल ऑफ वेव वेलोसिटी कंफ्यूज हो गई, आगे जाते जाते तो लोग पूरी तरह से ढेर हो गए, ठीक है। अल्टीमेटली फिर एक टेबल बताना पड़ा और उसी टेबल को बोला बेटा इसी को रट्टा मार लो, ठीक है ना। तो बेटा अब मैं कोई भी खतरनाक स्टंट नहीं दिखाने के इरादे में हूँ, मूड में नहीं हूँ। रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड ध्यान दीजिए, ये लिखना है सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी माइनस फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट मीडियम वह मीडियम जिसमें इंसिडेंट वेव चल रही है, और अपॉन v1 प्लस v2 इंटू AI इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ये फार्मूला होता है रिफ्लेक्टेड वेव। अच्छा सोचिए, इधर ध्यान दीजिए। अच्छा बेटा देखो तो यार एम्पलीट्यूड माइनस में गया, उल्टा हो गया, तो देखो v2 यहाँ पर देखो कम है, v2 यहाँ पर क्या है, तो v2 कम है, v1 ज़्यादा है, घटाओगे तो माइनस, मतलब उल्टा हो गया, पल्स उल्टा हो गया, नहीं आया समझ में, है ना। अब जैसे ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड पूछे, एकदम रट्टा मार लो, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, ज़्यादा बुद्धि, हाँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बुद्धि अगर लगवा दूंगा तो तुम डर जाओगे। एनर्जी में तो मेरा बुरा हाल हो गया था, समझा समझा के थक गया। 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 और AI इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। AI मतलब जो वेव आ रहा है, जो वेव आ रहा है इंसिडेंट वेव का एम्पलीट्यूड। ये बेटा फार्मूला याद रखना पड़ेगा, तब जाके इस प्रश्न का जवाब आप दे पाएंगे। मुंडी को ऊपर करके लिखें।
भैया बात नहीं करो यार प्लीज़। समझ गए? पहले बताओ ये समझ गए? भारी तो नहीं लग रहा बेटा? अच्छा देखो, वेव वाले में ना थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ेगा। घर पे जा कर के 1-2 बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, एग्ज़ाम तक आपको याद रहेगा। अगर आपने रिवीजन नहीं करा ना तो ये बिल्कुल दिमाग से साफ हो जाएगा। चाचा चाचा बातें नहीं। ए भाई बात नहीं। ये देखो तो नज़र आ रहा है ना, इतना सोच क्यों नहीं हो? हद है भाई। मिटा दूं? रिफ्लेक्टेड वेव क्या सेम रहेगा? रिफ्लेक्टेड वेव का क्या कमाल करती हो, इसमें एनर्जी है। जो एनर्जी आएगी उसकी थोड़ी बहुत एनर्जी उधर जाएगी तो एनर्जी कम नहीं होगी। मुझे एक बात बताओ, 100 जूल आ रहा है, 100 जूल में से 40 जूल इधर गया तो 60 जूल इधर आएगा। अब एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था हाफ म्यू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। म्यू सेम है, ओमेगा सेम है, तो एम्पलीट्यूड पे फर्क नहीं पड़ेगा। है ही नहीं, बुद्धि काम ही नहीं कर रहा है। हाँ बोलो, इसका पूछ रही हो क्या? किस चीज़ का फॉर्मूला? अरे यही लगेगा, ऐसा नहीं कि इसके अरे भगवान हे माते हे देवी बेटा ये अलग है, ये फॉर्मूला इसमें दोनों में एक ही है, ये फॉर्मूला इसमें देख एक ही है। सृजन एकदम भूत आ गया, तुम्हारा भूत आ गया। हाँ तुमने रोटी वोटी शेयर किया था क्या इसके साथ? रोटी पराठे जो भी शेयर किया गया था वो आ गया, वो आ गया बेटा, वो आ गया। सोनी दीदी में भूत आ गया, वायरस आ गया है। हाँ नहीं पूछते हैं, ठीक बात है, सोनी दीदी पूछ लेना चाहिए। मैं बेटा ये मजाक कर रहा था, डोंट वरी। ए शांत बेटा, ये ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्टेड वेव के लिए यहाँ का फॉर्मूला, बेटा ये दोनों के लिए ये है, ठीक है। ट्रांसमिटेड के लिए इसके नीचे लिखा था, इसका यहाँ नहीं लगेगा क्या? अरे यहाँ भी लगेगा भाई, मैंने लिख दिया यार। एक बार को मेरे मन में आया था फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। अरे तो दोनों में तो एक ही भूत है, अब तो एक ही वायरस है दोनों के अंदर, क्या टेंशन है? मिटा दें, मिटा दे बेटा। आओ मिलके मिटाएं, आओ मिलके। बताओ बेटा, ट्रांसमिशन ऑफ वेव कैसा लगा? समझ आया? जल्दी बताओ, एक सवाल बनाओगे? अच्छा चलो एक सवाल देते हैं, देखते हैं कौन बनाता है। ये रस्सी है थिन और ये थिक। मैंने कहा बेटा ये म्यू है और ये 2 म्यू है, 2 म्यू है। फाइंड द वेवलेंथ लैम्डा 2। अगर इसमें वेवलेंथ लैम्डा वेव का, इसमें वेवलेंथ लैम्डा 2 सॉल्व करो। चलो चलो सॉल्व करो बेटा प्लीज़। इस रस्सी का लीनियर मास डेंसिटी म्यू है और वेव पल्स की वेवलेंथ लैम्डा है। इसका रस्सी का 2 म्यू है लीनियर मास डेंसिटी, तो लैम्डा 2 फाइंड करना है लैम्डा के टर्म्स में, लैम्डा अपॉन रूट 2। पक्का? लैम्डा अपॉन रूट 2, लैम्डा अपॉन रूट 2। चलो चलो तुम लोग मैनिपुलेट करो जल्दी जल्दी,
नहीं आ रहा तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड। भैया बातें नहीं, क्या बात है, आया आया। इसको कैसे बनाएंगे बेटा? v बराबर एफ लैम्डा के फॉर्मूले से बनाएंगे। अच्छा v बराबर क्या होता है? √T/μ बताया था। अच्छा बताओ, फ्रीक्वेंसी सेम है, टेंशन सेम है, तो कैसे बनाएंगे? लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √μ। इनिशियल वेवलेंथ है लैम्डा, बाद वाला वेवलेंथ है λ2। अच्छा लैम्डा ऊपर है तो म्यू नीचे लिखना होगा। इसका म्यू कितना? √μ। और इसका कितना है? √2μ। म्यू से म्यू कैंसिल, तो λ2 बराबर होगा λ/√2। ठीक है, λ2 पर गया, √2 नीचे आया। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिया था मैंने अभी। अरे आया कि नहीं आया पहले ही बताओ। शांत मिटा दूं? अरे छोड़ दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो। हाँ भाई मिटाऊं बेटा? चलो भाई चाचा, प्यारे चाचा ध्यान देना, लिखो बेटा एको, यही लिखते हो ना? एको बोलते हो उसको, क्या बोलते हो? एको। लिखो भाई एको। शांत चाचा प्लीज, एको लिखिए। सबसे पहली बात लिखिए बेटा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। बेटा एको जो है बेटा वो साउंड वेव के रिफ्लेक्शन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें सुनने वालों को ये पता ही नहीं पड़ेगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। बात समझ में आ रही है? रुको एक सेकेंड, एक मिनट। ओ चाचा बोलना नहीं। इट इज़ एन एग्जाम्पल, इट इज़ एन रिफ्लेक्शन, इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ, हाँ इट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रुकिए रुकिए, ध्यान दीजिए। अच्छा बेटा, हमारी ह्यूमन ईयर जो होता है वो आप अपना देख लीजिएगा। मनुष्य का कान, ईयर, क्या होता बेटा कि जो मनुष्य का ह्यूमन ईयर जो है वो 1/10 सेकेंड है परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का मतलब क्या होता है यह सुनिए। जैसे देखिए बेटा, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग जो है, पहले सुनिएगा आराम से जो मैं बता रहा हूँ। परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग का मतलब होता है आवाज़ को सुन करके पहचान लेना। तो देखिए परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, तो देखिए बेटा मोनोसिलेबिक साउंड के लिए 1/10 सेकेंड होता है। मैं बता रहा हूँ, पहले सुनो ना, पहले आगे भी तो बोलने दो मुझे। क्या क्या करोगे तो हम तो बोल ही नहीं पाएंगे फिर तो। मोनोसिलेबिक साउंड मतलब होता है अ, क, ख या ए, बी, सी, इसको बोलते हैं मोनोसिलेबिक। और 2 लेटर वाले को बोलते हैं डाइसिलेबिक। तो मोनोसिलेबिक साउंड का मतलब होता है बेटा कि आपके मुंह से आवाज़ जो निकला सिंगल लेटर वाला, ए, बी, ऐसे वाला आवाज़, ठीक है? ऐसे सुनो, तो 2 साउंड के बीच में, जैसे बोला ए तो मेरे कान पे गया, ईयर ड्रम हिला तो मेरे हड्डियां, जो कान के अंदर हड्डियां, वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर, दिमाग में सिग्नल गया। अब मैंने कहा ए बोला है वो, अब मैंने सुन लिया ए। अब पीछे से फिर बोला बी, तो ए और बी के बीच में अगर 0.1 सेकेंड से भी कम समय लग गया कि ए गिरा और फिर पीछे से बी गिरा, इसके बीच में 0.1 सेकेंड का अंतर होना चाहिए एटलीस्ट। अगर 0.1 सेकेंड से कम पर गिर गया तो मुझे नॉइज लगेगा, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। और अगर मान लीजिए 2 लेटर ऐसे कल, पल, चल, ये सब जो है बेटा ये मोनोस डाइसिलेबिक बोलते हैं। प्लीज़, मिर्जा बहुत खुश लग रहा है। क्या हुआ मिर्जा? हैं? उसकी हैं?
सही में अब निकाह हो जाएगा इसका। चलो, अरे दावत में हमें भी बुलाना भाई, लोग यार दावत में बुलाते ही नहीं है कम वक़्त है। चलिए चलो एहसान, मिर्ज़ा जल्दी बोलेगा कबूल है कबूल है। चलो भाई ठीक है, साथ साथ चलो, अच्छा लगा बेटा। कौन से हमारी जमात में आओ फिर तुमको बताते हैं, फिर पूछेंगे ठीक हो। देखिए भाई ध्यान से, चलो बेटा आराम से आराम से। अच्छा सर, मैंने देखा, मैंने पढ़ा है, चुटकुले पढ़ते हैं ना, तो चुटकुले पढ़ा कि किसी की शादी हो रही होती है तो बारात में पता है कौन सबसे ज़्यादा नाचता है? जो शादीशुदा लोग होते हैं। बोला अब लगेगी इसकी कहानी, अब होगी इसकी कहानी, अब इसको समझ में आएगा कि बेटा क्या होता है। खैर, तो उस दिन वो बहुत खुशी से नाचते, सबसे ज़्यादा वही नाचते, बोलते अब हो गई इसकी, बड़ा खुश रहा करता था, अब तुझे पता चलेगा। खैर बेटा सुनिए, आइए ध्यान से सुनते प्लीज़। मैं ये कह रहा था बेटा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। 1/10 सेकेंड मोनोसिलेबिक साउंड का परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग होता है 1/10 सेकेंड इज 1/10 सेकेंड फॉर मोनोसिलेबिक साउंड। मोनोसिलेबिक साउंड, रुक जाओ चाचा सुनिए, इधर सुनिए। अब क्या होता बेटा, इको यही होता है। दरअसल क्या होता है, जब आप कोई बड़े से हवेली, बंगला, मोन्यूमेंट, घाटी में जाते हैं और आप बोलते हैं तो आवाज़ चारों तरफ फैलती है, सरफेस से टकराने के बाद ऑब्जर्वर के पास पहुंचती है, तो दो आवाज़ पहुंचती है, तो डायरेक्ट और एक रिफ्लेक्ट होके। ध्यान से सुनिए, जैसे मान लीजिए बेटा, बिल्कुल आराम से सुनिएगा। ऐसे एग्जाम्पल हम लोग को न्यूमेरिकल मिलता है कि बोलेगा ये कोई पहाड़ी है या कोई वॉल है, उसके कुछ दूर पर ये आदमी खड़ा है और ये बंदूक फायर करता है। ये क्या करता बेटा, बंदूक फायर करता है ऐसे, डिक्चाव ऐसे होता है ना। हाँ आराम से। अब जैसे ये डिक्चाव करता है, हाँ डिक्चाव नहीं करता है, हाँ भाई, तो जो बुलेट की आवाज़ होती है, एक तो ये डायरेक्ट सुनता है और दूसरी आवाज़, ये आवाज़ प्रोपागेट करेगी मीडियम में, और मीडियम में प्रोपागेट करने के बाद वॉल से टकराएगी और वॉल से टकराने के बाद दोबारा इसको सुनाई देगी। यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम गैप होना चाहिए वो 1/10 सेकेंड से ज़्यादा होना चाहिए। एक सुना तो दूसरा आवाज़ जो ये रिफ्लेक्ट होकर आएगी, उसके बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 1/10 सेकेंड से बड़ा। तो यानी एक तो डायरेक्ट सुन लिया जल्दी, क्योंकि कान के पास ही बंदूक है, मारा, एक आवाज़ तुरंत पहुंच गई, और एक आवाज़ यहाँ से है। तो अगर ये डिस्टेंस d है बेटा और साउंड की स्पीड एयर में मान लीजिए v है, जाने में समय लगेगा d/v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड d/v, लौट कर आने में d/v, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d/v। ये जो टाइम होगा 2d/v मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/10 सेकेंड फॉर हियरिंग द इको, फॉर हियरिंग द, बोलो क्लियर हो गया, लिखो। आराम से। आराम से आराम से। आराम से। तुम पीछे मुड़ के बात करती हो, सिर जाए। हो गया बेटा?
ओहो, ठीक है, हो गया। अच्छा, इस पे कोई एग्जाम्पल है क्या, क्वेश्चन है क्या इको पे? देखना जरा, एक आध सवाल हो तो बताना जरा। नहीं है तो बता दो, मिटा दो बेटा। चलिए, मिल गया है तो दीजिएगा सवाल। है नहीं बनेगा बेटा, क्योंकि अभी स्टैंडिंग में पढ़ाया ही नहीं है। सृष्टि देना प्लीज। हाँ, कौन सा है बेटा? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव एंड इको। हाँ देखो बेटा, कहता है क्वेश्चन में, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ claps his hand and hears its echo after 1 second. If the sound is reflected from another mountain. अच्छा बेटा, एक आदमी यहाँ पे खड़ा है और क्लैपिंग करता है। क्लैपिंग करने के पर सुनिएगा ध्यान से, अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ क्लिफ क्लैप्स हिज हैंड एंड हियर्स इट्स इको आफ्टर 1 सेकेंड। क्लैप करता है तो एक तो डायरेक्ट सुन लेता है और एक सुनता है 1 सेकेंड के बाद। इको सुनाई देता है आफ्टर 1 सेकेंड। इको हर्ड आफ्टर 1 सेकेंड। हर्ड आफ्टर, HERD होता है ना, HERED। सही है। आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड बाद उसे इको सुनाई देता है बेटा। सुनिएगा प्लीज, 1 सेकेंड। इफ साउंड इन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अनदर माउंटेन देन द डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड द माउंटेन। ये माउंटेन है बेटा, तो आदमी और माउंटेन के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। और स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है 340 मीटर पर सेकेंड। साउंड की स्पीड आपको लेनी है 340 मीटर पर सेकेंड। तो हम बोलेंगे सर वेरी इजी। कितना आएगा? बिल्कुल सही बात है। कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ से यहाँ तक टाइम दिया 1 सेकेंड ना, और टाइमर होगा डिस्टेंस S और H, 2S होगा ना बेटा, अपॉन V। S बराबर होगा VT अपॉन 2, और टाइम है 1 सेकेंड। स्पीड कितना है? 340 अपॉन 2 दैट इज 170 मीटर। आदमी और माउंटेन के बीच में डिस्टेंस है 170 मीटर। आसान होता है, वेरी इजी। घबराने का नहीं भाई, घबराने का नहीं भाई। मिटा दूं? आइए लिखते हैं डॉपलर इफेक्ट। इसमें बेटा डॉपलर इफेक्ट इन साउंड भी पढ़ाऊंगा, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट भी पढ़ाऊंगा, एक साथ पढ़ा दूंगा। साउंड वेव में डॉपलर इफेक्ट और लाइट वेव में डॉपलर इफेक्ट एक साथ पढ़ा दूंगा मैं, ठीक है? प्लीज़, अरे प्लीज़। चलिए मैं इसे मिटा रहा हूँ बेटा। लिखिएगा बेटा डॉपलर इफेक्ट। देखिए बेटा, बात थी, प्लीज हे सुनो। देखिए डॉपलर इफेक्ट, सुनो भाई सुनो, इधर देखो। डॉपलर इफेक्ट क्या है बेटा? ध्यान से सुनो। देखो डॉपलर इफेक्ट में कहानी ये है कि, अच्छे बेटा पहली बात सुनिएगा ध्यान से, इधर ध्यान दो प्लीज, इधर ध्यान दो प्लीज। एक्चुअली क्या होता बेटा, इस चीज़ को आप समझिए तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। जैसे क्या होता बेटा, पहले आप डॉपलर इफेक्ट पढ़ने से पहले इसको समझिए। मान लीजिए बेटा कि ये एक सरफेस है
जो साउंड डिटेक्ट करेगा, जैसे कि आपका कान का पर्दा, ईयर ड्रम, ठीक है बेटा। तो बेटा इसे हम मान के चलते हैं कि ये हमारा ईयर ड्रम या जो भी बोलते हैं आप, हम सरफेस मानते हैं जो साउंड डिटेक्ट करता है। अब यहाँ से कोई सोर्स है बेटा, ये सोर्स है, यहाँ से ये साउंड प्रोड्यूस करता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है और सुनने वाले के कान पर ये गिरता है। ये जो मैंने बनाया बेटा ऐसे करके, जैसे कि पानी में पत्थर मारते हैं तो जिस तरह से क्रेस्ट और ट्रफ बनता है, तो सपोज कीजिए ये क्रेस्ट है, उसके पीछे ट्रफ है ना। अब जैसे ये क्रेस्ट है, ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, जिसे आप वेवफ्रंट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वेवफ्रंट। अच्छा सोचिए क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, ये भी क्रेस्ट है, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है बेटा? लैम्डा। दो कंजुगेटिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होता है बेटा? लैम्डा। इनके बीच में टाइम का डिफरेंस होता है टी, इसके बीच में टाइम का डिफरेंस होता है टी, टाइम गैप होता है टी, ठीक 1 टाइम पीरियड के बराबर का टाइम गैप होता है। अब सुनिए, जब ये बेटा इस कान के पर्दे पर जब ये पहला गिरता है क्रेस्ट, तो पहला क्रेस्ट गिरा, कान का पर्दा हिला, उसके बाद ठीक 1 टाइम पीरियड के बाद फिर दूसरा क्रेस्ट गिरेगा, ठीक है। 1 टाइम पीरियड के बाद दूसरा क्रेस्ट गिरेगा, आपका कान का पर्दा ऐसे ऐसे करके होगा। 1 टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन कान का पर्दा आगे पीछे कर लेगा और आपको 1 टाइम पीरियड का ऑसिलेशन माइंड आपका रीड करेगा। फिर अगला टाइम, फिर देखिए टी टाइम में जैसे ये पहला गिरा तो ठीक टी टाइम बाद ये वाला क्रेस्ट यहाँ पहुँचेगा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट, ठीक है। फिर अगले टी टाइम बाद ये वाला क्रेस्ट यहाँ पहुँच जाएगा, कान का पर्दा हिलता रहेगा। आप बोलेंगे यार वो साउंड आ रही है और ये हार्मोनिक है, म्यूजिकल लगेगा, अच्छा लगेगा, प्लीजेंट फीलिंग देता है। नॉइज हमेशा अनप्लीजेंट, इरिटेशन फील कराता है, इरिटेशन लेवल बढ़ाता है, और ये वाला साउंड हार्मोनिक आपको प्लीजेंट फील कराएगा, अच्छा फील कराएगा आपको। समझ में आ रही मेरी बात? अब सुनिए ध्यान से, इधर सुनिए। अब यहाँ पर बेटा इसी में डॉपलर ने ये पहचाना कि यार ये जो सोर्स है, जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर वो इधर आने लगे या दूर जाने लगे, या ऑब्जर्वर ये जो ईयर जिसके पास कान है जो सुनेगा वो पास आने लगे या दूर जाने लगे, तो उसने देखा कि फ्रीक्वेंसी बदलेगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ वेव्स। जैसे टी टाइम पीरियड में 1 वेव पहुंच रहा है, टी टाइम पीरियड में 1 वेव पहुंच रहा है, तो 1 सेकेंड में हाउ मेनी वेव्स? जैसे 1 सेकेंड में मान लो 10 क्रेस्ट गिर रहा है इसके कान पर, 1 क्रेस्ट, 2 क्रेस्ट, 3 क्रेस्ट, ऐसे मान लो 10 क्रेस्ट गिर रहा है, या 2 ही क्रेस्ट गिर रहा है कि 1 सेकंड में 2 क्रेस्ट गिर जाएंगे, ठीक है भाई, 1 सेकंड में 2 क्रेस्ट। तो जब ऑब्जर्वर पास जाता है या दूर जाता है, इसके कान पर 1 सेकंड में जो 2 क्रेस्ट गिर रहा था वो 3 या 1 बढ़ेगा या घट सकता है। यहीं पर डॉपलर ने इसको पहचाना। पहली बार डॉपलर ने पहचाना तो लोग बड़े सरप्राइज हुए कि यार तूने कैसे पहचान लिया, बड़ा मज़ेदार चीज़ ढूंढा यार। इसके बाद लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी इसमें। अब ध्यान से सुनिए, आराम से सुनिएगा बेटा। अब जो मैं आपको समझाऊंगा डॉपलर इफेक्ट। पहली बात तो बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट ये कहानी है, रुकिए बेटा शांत। मान लीजिए बेटा ये सोर्स है, सपोज दैट ये पॉइंट दिखा देते हैं, पॉइंट सोर्स, ये सोर्स, और ये बेटा ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है जिसके पास कान है और ये सुनेगा बेटा, ये लिसनर इसको आप कहते हैं। ये ऑब्जर्वर है और ये सोर्स है बेटा। क्या ऑब्जर्वर को हम लिसनर भी कह सकते हैं? यस। अब देखिए सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाले लाइन को पहले तो बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट, साइट मतलब देखेंगे, मतलब सोर्स और ऑब्जर्वर एक ही लाइन पे दिखाई देगा, लाइन ऑफ साइट, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पे सोर्स रुका हुआ है, ऑब्जर्वर रुका हुआ है, यानी लाइन ऑफ साइट के अलोंग कोई भी नहीं चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ये आदमी सुनेगा और ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनेगा। यहाँ से साउंड निकलेगा और ये ऑब्जर्वर सुनेगा, वो फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल सुनाई कर देगी उसे, बोले एकदम ओरिजिनल है। लेकिन जब भी सोर्स या ऑब्जर्वर का लाइन ऑफ साइट के लॉन्ग कोई वेलोसिटी होता है, जैसे या तो सोर्स चले ऑब्जर्वर की तरफ, या सोर्स दूर चले, या ऑब्जर्वर दूर जाए या पास आए, इफ देर इज एनी रिलेटिव मोशन अलोंग द लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट का मतलब दोनों को मिलाए लाइन के लॉन्ग, सोर्स को लगेगा ऑब्जर्वर चल रहा है या ऑब्जर्वर को लग रहा है सोर्स चल रहा है, देर इज एनी रिलेटिव मोशन, एक के रिस्पेक्ट पे दूसरा चलता हुआ दिखाई दे,
एक को लगे कि दूर दूर जा रहा है या पास आ रहा है। ऐसा जब भी होता बेटा, देयर इज सम एनी रिलेटिव मोशन, तो हम बोलते हैं, ध्यान से सुनना, तो यहां पर इफ देयर इज एनी रिलेटिव मोशन, देयर इज एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन source and observer along the line of sight, along the line of sight, line of sight। देखो बेटा, अगर ऐसा होता है कि रिलेटिव मोशन होता है तो उस समय जो ऑब्जर्वर सुनेगा साउंड, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल होगी, और जब भी ओरिजिनल से डिफरेंट होगा तो दिस घटना इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। इसलिए बोलते हैं देन फ्रीक्वेंसी हर्ड, देन द फ्रीक्वेंसी हर्ड विल बी डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल, विल बी डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल, ओरिजिनल से अलग होता है। दिस इज कॉल्ड, दिस इज द डॉपलर इफेक्ट, दिस इज द डॉपलर इफेक्ट। देखिएगा बेटा, इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। बोलो क्लियर हुआ? डॉपलर इफेक्ट कब होता बेटा? एक मिनट बस, लिख लो लिख लो लिख लो, पढ़ने लिखने का तो एक्टिंग करते, लिख लो पहले, बाद में समझेंगे होता क्या है। एग्जाम बात समझना। बैल देखो इधर, पहले रुको हाथ। कभी भी कोई रिलेटिव मोशन इन दोनों के बीच में मिलेगा, वो रिलेटिव मोशन किसके अलोंग? लाइन ऑफ साइट के अलोंग। मतलब ऐसा लगेगा कि ऑब्जर्वर को लगेगा सोर्स दूर या पास जा रहा है, या सोर्स को लगेगा कि ऑब्जर्वर पास या दूर जा रहा है, तब वो बोलेंगे अरे कोई रिलेटिव मोशन है भाई। उसी समय ऑब्जर्वर को जो साउंड सुनाई देगी वो ओरिजिनल से अलग सुनाई देती। जब भी ओरिजिनल से अलग सुनाई देती बेटा, तो इस इफेक्ट को हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। और इस समय जो फ्रीक्वेंसी जो कि अलग है, जो सुनाई देती, उसे बोलते हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा? एपरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी द फ्रीक्वेंसी हर्ड इज कॉल्ड, द न्यू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एपरेंट फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल से अलग है ना, द न्यू फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एपरेंट फ्रीक्वेंसी। बोलो कसम से, पहुंचो पहुंचो बेटा। बिल्कुल दीदी, बिल्कुल, अभी सारी केसेस करा दूंगा, आप खुद सारी चीज़ों का जवाब जान जाओगे। देखो तो इसमें सही आ रहा है। थोड़ा जल्दी। मिटाया जाए। चलो मिटाते हैं। बहुत कुछ लिख दिया, नहीं अब इसी में लगे रहो बस। बहुत कुछ लिख दिया सर, अब तो लगना है इसी में ही। बैल बुद्धि। देखिए सुनो, इधर देखो बेटा, इधर देखो, समझो बेटा ध्यान से। इधर 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 प्लीज। अच्छा सब लोग देखो,
मान लो बेटा सेकेंड नंबर पॉइंट, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग। अच्छा बेटा, जब ऑब्जर्वर मूव करेगा, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो, कंसेप्ट क्लियर करो, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करो इस पॉइंट पे, व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग। अच्छा एक बात बताओ बेटा, सोर्स यहाँ पर रेस्ट में है, सोर्स यहाँ पर रेस्ट में है, सोर्स मूव नहीं कर रहा है और ऑब्जर्वर यहाँ पर मूव करेगा। ऑब्जर्वर यहाँ पर क्या करेगा? मूव। मुंडी पर करो, ध्यान सुनो। इस सोर्स से जो वेव फ्रंट मिलेगा बेटा, कंप्रेसर एयर फ्रैक्शन को मैं क्रेस्ट और ट्रप बोल दे रहा हूँ, घबराना नहीं। इस तरह से ये ऐसे साउंड प्रोड्यूस होता और आगे प्रोपागेट करता प्रोपागेट। अच्छा सोच के देखो बेटा, बहुत पहले आराम से सुनो। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, मान लो टुवार्ड्स द सोर्स मूव कर रहा है, VO फॉर ऑब्जर्वर, ये इधर मूव कर रहा है बेटा, सब लोग ध्यान से देखना। ऑब्जर्वर इधर की तरफ चल रहा है, जिधर से साउंड आ रहा है उधर की तरफ चल रहा है। अब सोचो, बिल्कुल आराम से इसको हटा दो, इसी को देखो। अब यहाँ पर बेटा ये पहला क्रेस्ट है, पहला क्रेस्ट है, साउंड प्रोड्यूस हुआ, दंदनाता हुआ आ रहा है, बिल्कुल ठीक, साउंड बराबर प्रोड्यूस हो रहा है, ये पहला क्रेस्ट है, ऐसा फील करो। सोचो साउंड की रफ्तार मान लीजिए v है, एयर में साउंड की रफ्तार v है। अब ये साउंड अपने v स्पीड से आ रहा है, ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि मैं नहीं चल रहा हूँ, समझना ध्यान से, मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं तो रुका हुआ हूँ, मेरी तरफ साउंड जो है वो कितनी स्पीड से आता हुआ महसूस होगा। यानी साउंड की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर कितना लगेगा बेटा, जल्दी बताओ, v प्लस V0 लगेगा। उसके लगेगा साउंड मेरी तरफ बिल्कुल धाड़ बड़ी तेजी से आ रहा है, v प्लस V0 की स्पीड से आया और खटाक से बिल्कुल गिरा। अब पहला क्रेस्ट यहाँ पर देखिए, ये क्रेस्ट चलता गया और ये कितनी स्पीड से लगेगा, जल्दी बताओ, v प्लस, और इसके फटाक से पहले कान पर गिरा था, फटाक से v प्लस VO की स्पीड से गिरा, क्रेस्ट गिरा। अब ये ऐसे ऐसे गया। एक्चुअली में जब ये नहीं चलता बेटा, सुनना ध्यान से, जब ये नहीं चलता है तो एक क्रेस्ट के पीछे जो दूसरा क्रेस्ट है उसके बीच में टाइम गैप कितना होता है, टाइम पीरियड के बराबर, ओरिजिनल अपना टाइम पीरियड होता है। लेकिन क्या होता है बेटा, पहला क्रेस्ट गिरा और इसके पीछे जो दूसरा क्रेस्ट है वो तो इसको लग रहा है कि जल्दी से आ रहा है, v प्लस VO की रफ्तार से आ रहा है, यही लगेगा ना, और सेपरेशन लैम्डा है, लगेगा। तो इसको जो न्यू टाइम पीरियड लगेगा बेटा, इसको नया टाइम पीरियड पता कितना लगेगा, ध्यान से देखना, न्यू टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड, इसे मैं T डैश कह रहा हूँ। टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सोचो एक क्रेस्ट गिरा, दूसरा क्रेस्ट पीछे से गिरना चाहिए। अगर ये ऑब्जर्वर चलता रहता है तो ये क्रेस्ट जो गिरता है वो T टाइम पीरियड में गिरता है, इसका अपना ओरिजिनल टाइम पीरियड T है, लैम्डा दूर पीछे क्रेस्ट है वो गिरेगा। लेकिन चूंकि ये चल रहा है तो इसको लगेगा मैं नहीं चल रहा, साउंड मेरे तरफ ज़्यादा तेज से आ रहा है, v प्लस VO से, तो जो नया टाइम पीरियड लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इस क्रेस्ट को यहाँ से यहाँ तक जो ये पहुँच गया, इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस है लैम्डा, लेकिन स्पीड कितना हो गया, v प्लस VO। नहीं आया समझ में, नहीं आया। जब आप रुके होते हैं, जब ये ऑब्जर्वर यहाँ पर रुका होता है, नहीं चलता है, तो पहला क्रेस्ट दूसरा क्रेस्ट, पहला क्रेस्ट गिरा, दूसरा क्रेस्ट जो कि लैम्डा दूर पीछे है, साउंड की रफ्तार v है, तो ओरिजिनल टाइम पीरियड होता है v डिस्टेंस अपॉन स्पीड, लैम्डा अपॉन v, होगा कि नहीं होगा, इतने टाइम में गिर जाता है। लेकिन चूंकि ये चल रहा है तो इसको लगता है मैं नहीं चल रहा, साउंड मेरी तरफ ज़्यादा तेजी से आ रहा है, बोला ऐसा फील होगा। अरे यार बोलो बोलो, क्लियर। अच्छा बेटा, क्या लैम्डा बराबर मैं लिख सकता हूँ v इंटू टी, अगर साउंड की स्पीड v और ओरिजिनल टाइम पीरियड t है तो v इंटू टी तो बराबर होगा। अगर साउंड की स्पीड v है और लैम्डा डिस्टेंस पे पिछला क्रेस्ट है तो लैम्डा बराबर बेटा, लैम्डा बराबर, अच्छा v क्या बेटा बताना जरा, तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, पीछे से पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं बेटा ये आर्ट सीखना चाहूँगा, क्या मुझे कोचिंग देंगी, बल्कि हम सभी लोगों को कोचिंग चाहिए। प्लीज़ आपका जो भी एडमिशन फ़ीस होगा आप हमें बता दीजिएगा, इंट्रेंस एग्ज़ाम दे देंगे आपकी कोचिंग पढ़ने का। इससे मुझे ये सीखना है कि हाउ टू स्लीप इन बैठे बैठे पोजीशन, मुझे ये कला सीखनी है, बहुत गजब की कला है।
आप कैसे सोच सकते हैं बैठे बैठे ये मज़ेदार आर्ट मुझे सीखना है। और शायद मुझे लगता है कि कोई कोचिंग मिल जाए क्रैश कोर्स टाइप का, 10-15 दिन में मेरा सिलेबस पूरा हो जाए, ऐसा कोई मिल जाए कोचिंग। शानदार, बिल्कुल बढ़िया। ये आर्ट मुझे सिखा दो बस। ए शांत चाचा, क्या लैम्डा और वीटी होता है बेटा? टी क्या है बेटा? मारूंगा चाटा खींच के बैल बुद्धि। टाइम पीरियड, अबे ये भी तो टाइम पीरियड है, ओरिजिनल टाइम पीरियड। ओरिजिनल बोला करो। क्या बोला बेटा? ओरिजिनल। v अपॉन v प्लस वी। अगर मुझसे कहेगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी बोलो, यानी नया फ्रीक्वेंसी बोलो, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, डू यू नो कि टाइम पीरियड 1 अपॉन एफ होता है? 1 अपॉन ये भी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एफ कर देते हैं या एफ ओ कर देते हैं। एक मिनट बेटा, मुझे एफ एपरेंट निकालना है। इसको ऊपर करेंगे और ऊपर करें तो ये वाली चीज जो है नीचे जाएगी, v प्लस वी ऊपर आएगा। पहले यहां तक लिखो। ए शांत भैया, शांत। बेटा शांत। v क्या है बेटा? स्पीड ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड। वी ओ क्या है बेटा? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ, वेरी गुड। मिटा दें। इधर की साइड मिटाऊं? ये मिटा दूं? अब देखिए, तो एफ एपरेंट बराबर क्या होगा? v प्लस वी ओ ऊपर चला गया और v अपॉन एफ ओ नीचे, एफ ओ उधर जाएगा तो एफ एपरेंट का फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा v प्लस वी ओ अपॉन v इंटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऊपर। एक मिनट, बातें नहीं बिल्कुल। अच्छा एक बात पूछूं, सवाल पूछूं? अच्छा बताओ, यहां पर कौन चला, सोर्स या ऑब्जर्वर? अच्छा बताओ, ऑब्जर्वर पर जो साउंड वेव पहुंच रहा है उस, अच्छा मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है तो तुम बोलते रहते हो, इतना बोल चुके, आप क्या बोलोगे? हाँ भाई, कौन चल रहा है यहाँ पर? अच्छा बताओ, ऑब्जर्वर के कान पर जो साउंड पहुंचेगा उस साउंड की वेवलेंथ में कोई चेंज है क्या? नहीं। साउंड की स्पीड में चेंज है तो यस, ऑब्जर्वर को लगेगा साउंड की स्पीड बढ़ गई है। पास आ रहा है तो बढ़ गई, दूर जाएगा तो घट गई। नहीं आ रहा समझ में? मैं साउंड की तरफ चलूंगा तो मुझे लगेगा साउंड मेरी तरफ तेजी से आ रहा है। मैं साउंड के अपोजिट भागूंगा, मतलब साउंड इधर है मैं भी उधर ही भाग रहा हूँ, तो मुझे लगेगा साउंड की रफ्तार कम है। ऐसा लगेगा नहीं लगेगा? अरे बोलो क्लियर? यहाँ पर अगर आपसे सवाल पूछता है, बेटा देखो यहाँ क्वेश्चन बनता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बनता है कि जब ऑब्जर्वर मूव करेगा तो साउंड की वेवलेंथ में कोई चेंज आएगा तो मिलेगा नो चेंज।
बोलो समझ में आया? क्या चेंज हुआ? साउंड की स्पीड, स्पीड चेंज होने से फ्रीक्वेंसी बदल गई। बोलो क्लियर? अच्छा फिर सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो बेटा। थर्ड नंबर पॉइंट ये है कि व्हेन सोर्स इज मूविंग, इधर ध्यान दीजिए चाचा, चाचा प्लीज इधर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं करेगा, इधर ध्यान दो, पहले सुनो, लिख लेना बाद में, कोई टेंशन नहीं है, सोर्स ही तो मूव कराना है, वो तो लिख लेंगे। सुनो ध्यान से, कंसेप्ट पकड़ते हैं। अच्छा बेटा, ये सोर्स सबकी बार मूव करेगा, लेकिन ऑब्जर्वर अपनी जगह पे रेस्ट में है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स को मूव नहीं करा रहे हैं। किसको मूव, सॉरी ऑब्जर्वर को मूव नहीं करा रहे, किसको मूव कराएंगे? अब सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से, आराम से। अच्छा सोचो बेटा, बिल्कुल आराम से सुनना, ये क्रेस्ट प्रोड्यूस किया, ध्यान देना बिल्कुल, अरे यार ध्यान दो यार, मुंडी पर करो, दीपमा मुंडी पर करो। यहां से क्रेस्ट प्रोड्यूस होगा, प्रोड्यूस हुआ तो टी टाइम पीरियड में ये क्रेस्ट यहां से यहां आया, ऐसे समझना बेटा, टी टाइम पीरियड में ये क्रेस्ट यहां से आया, उतने टाइम पीरियड में, टी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से दिखाते हैं, यहां से क्रेस्ट प्रोड्यूस हुआ, अब वो चलेगा पल्स, और टी टाइम में यहां आया, सोच के देखो, क्रेस्ट यहां आया। अगर ये सोर्स रुका रहता बेटा, तो टी टाइम में ये जब यहां पहुंचा तो यहां से क्रेस्ट फिर नया उत्पन्न होता, प्रोड्यूस होता क्रेस्ट, और फिर ये टी टाइम में क्रेस्ट यहां पहुंच जाता, और ये जो यहां था वो यहां पहुंच जाता, यही होता ना। लेकिन बेटा अगर आप सोच के देखो तो ये सोर्स मूवेबल है, ये साउंड प्रोड्यूस करते करते जा रहा है। अब सोचो, टी टाइम में अगर ये क्रेस्ट यहां पहुंचा तो उतने टाइम में मान लो सोर्स यहां से यहां आ गया, मान लो ऑब्जर्वर की तरफ चल रहा है, तो टी टाइम जैसे प्रोड्यूस हुआ सोर्स, अब सोर्स अपना, सॉरी जैसे साउंड प्रोड्यूस हुआ तो साउंड अपना, एयर में साउंड की स्पीड अपनी कुछ होती है, टी टाइम में ये साउंड यहाँ पहुँचा, क्रेस्ट यहाँ पहुँचा, उतने देर में ये सोर्स यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जब सोर्स यहाँ से यहाँ पहुँचा तो ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? Vs इंटू टी। अगर सोर्स की रफ्तार Vs से रिप्रेजेंट करते हो तो टी टाइम में क्या ये सोर्स यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा? अगर सोर्स यहाँ से साउंड प्रोड्यूस किया तो क्रेस्ट यहाँ पहुँचा, टी टाइम में रफ्तार साउंड की ज़्यादा है, टी टाइम यहाँ पहुँचा, और साउंड ये जो सोर्स है वो Vs स्पीड से चल रहा है, और टी टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँचेगा, डिस्टेंस यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ से नया क्रेस्ट उत्पन्न करेगा, यानी जितने देर में ये क्रेस्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा उतने देर में सोर्स यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और अब ये यहाँ से नया क्रेस्ट उत्पन्न करेगा, करेगा कि नहीं करेगा उत्पन्न? अरे बोलो, करेगा ना। अब आप सोच के देखो बेटा, दिमाग लगाओ, जब ये सोर्स रेस्ट में होता है बेटा तो ये टी टाइम में क्रेस्ट यहाँ पहुँचा, अगला क्रेस्ट ठीक उत्पन्न करेगा यहाँ से, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होता है? लैम्डा के बराबर, दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट में लैम्डा का डिस्टेंस होता है। अब ये आगे बढ़ रहा है, ये भी आगे बढ़ेगा, ये बड़ा हो जाएगा और सर्कल बड़ा हो जाएगा, है ना, ये यहाँ पहुँच जाएगा टी टाइम में, उतने देर में ये वाला जो नया क्रेस्ट था वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। बोलो क्लियर? जैसे मैं बोलूँ ये फर्स्ट ये सेकंड है, तो फर्स्ट वाला चलता चलता यहाँ पहुँच जाएगा और सेकंड वाला चलता चलता यहाँ पहुँच जाएगा, और इनके बीच का सेपरेशन हर वक्त क्या बना रहेगा बेटा? लैम्डा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सोर्स उत्पन्न करने के बाद ये क्रेस्ट अपना टी टाइम में यहाँ तक पहुँच गया, उतने देर में ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब ये क्रेस्ट उत्पन्न करेगा यहाँ से, अब ये जो नया क्रेस्ट उत्पन्न करेगा तो क्या इसके बीच का वेवलेंथ उतना रह पाएगा जितना ओरिजिनली यहाँ होना चाहिए था? बल्कि कम हो जाएगा, नहीं कम होगा। सोचो अब अगले टी टाइम में, मतलब बार बार क्या होगा, वेवलेंथ जो होना चाहिए था वो लैम्डा होना चाहिए था, लेकिन सोर्स यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब जो नया क्रेस्ट उत्पन्न होगा तो दोनों क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? लैम्डा माइनस Vs इंटू टी नहीं होगा? बोलो क्लियर? अब आप सोच के देखो, जो क्रेस्ट इस पर गिरेगा, इसके कान पर फटाक से क्रेस्ट गिरा, अच्छा तो एक्सपेक्टेशन क्या होता है? अगला क्रेस्ट लैम्डा डिस्टेंस पर होगा, साउंड v स्पीड से आएगा, धाड़ से मेरे कान पर गिरेगा, टी टाइम पीरियड में मुझे ओरिजिनल सुनाई देना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, एक क्रेस्ट गिरा, पता चला दूसरा क्रेस्ट लैम्डा दूर पे नहीं है बल्कि लैम्डा माइनस Vs इंटू टी पास है, तो एक क्रेस्ट गिरा धाड़ से, दूसरा क्रेस्ट तुरंत गिर गया, अबे तुरंत गिरा, अबे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई,
क्रेज जल्दी जल्दी आ रहा है, साउंड ये एयर ड्रम ऐसे जल्दी जल्दी हिलने लगेगा, 1 सेकंड में ज़्यादा ऑसिलेट कर जाएगा, नहीं आया समझ में। अभी लैम्डा दूर है मान लो, ओरिजिनल वाला, मैं नहीं चल रहा हूँ ना सोर्स चल रहा है, तो मेरे पास क्रेज पहुँचा, ठीक, फिर दूसरा पहुँचा, ठीक, ऐसे ऐसे ईयर ड्रम मिला, अरे वाह अच्छी संगीत आ रही है, बड़ा मधुर संगीत है, मज़ा आ गया, साउंड सुनाई दिया, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होगी, लेकिन वो सोर्स मेरी तरफ आ रहा है, वो सोर्स चल रहा है, तो इसमें क्या होगा बेटा, क्रेश गिरा, दूसरा क्रेश लैम्डा दूर पर होगा, नहीं, बल्कि क्या होगा, लैम्डा माइनस, अरे यार नहीं आया, लैम्डा माइनस वी एस इंटू टी पर जल्दी गिर जाएगा ना, तो ये ड्रम ऐसे ही करेगा, बताओ 1 सेकंड में ज़्यादा ऑसिलेशन नहीं होगा, यानी यहाँ फ्रीक्वेंसी हमें ज़्यादा लगने लगेगी, ओरिजिनल से अलग लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर 2 क्रेश के बीच की दूरी लैम्डा माइनस वी एस इंटू टी लगती है, बोलो क्लियर, अरे यार बोलो लैम्डा में चेंज करा, समझ में आया। एक मिनट, जब ऑब्जर्वर चल रहा था तो लैम्डा नहीं बदल रहा था, लेकिन जब सोर्स चला तो वेवलेंथ बदल गया, ऑब्वियसली, अरे ऑब्वियसली, अरे नहीं समझ में आया, बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बोलो क्लियर। एक मिनट बेटा बात नहीं करो यार, कुछ चीज़ें समझानी है यार, सवाल आएगा डॉपलर इफेक्ट पे, इंपॉर्टेंट सेक्शन चल रहा है, डॉपलर इफेक्ट, सुपरपोजिशन, 2 ही सेक्शन है जिसको सिखाना है, चैप्टर कंप्लीट है, और इसी पे ज़्यादातर सवाल पूछते हैं। गधों की तरह हरकत करोगे तो मैं क्या सिखा पाऊंगा, सिखा ही नहीं पाऊंगा आपको, जो समझा रहा हूं उसे समझो। क्या पहले बताओ, वेवलेंथ बदलेगा यहाँ पर, बदलेगा ना, सिंपल सी बात है। अच्छा ऐसे समझो ना, मैं तुमसे एक सिंपल बात कहूं कि बेटा 2 कंसेंट्रिक रिंग है, देखिए 2 कंसेंट्रिक रिंग है, मैं आपसे बोलूं बेटा 2 कंसेंट्रिक रिंग है, लैम्डा डिस्टेंस पर है, अब मैं बोलूं अंदर वाला रिंग ना खिसका दो इधर की तरफ, अब अंदर वाला रिंग यहाँ से यहाँ आ गया, सेंटर यहाँ से आ गया, तो ये रिंग यहाँ नहीं रहेगा, बल्कि ये सेंटर अब यहाँ से C1 पर था C2 हो गया, अब ये रिंग यहाँ होगा, तो क्या 2 रिंग के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा, और जितना डिस्टेंस यहाँ खिसकोगे उतना ही डिस्टेंस यहाँ कम हो जाएगा, दूर जाओगे तो दोनों रिंग के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, सिंपल कहानी तो है, बोलो नहीं बात समझ में आई। यहाँ पर अभी कॉन्सेंट्रिक रिंग था तो लैम्डा लैम्डा डिस्टेंस था, अब ये सेंटर यहाँ से यहाँ खिसक गया तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस कम हो गया, यानी वेवलेंथ बदल गई। सोर्स के चलने से वेवलेंथ बदलती है, ऑब्जर्वर के चलने से वेवलेंथ नहीं बदलती है। यहाँ पर ऑब्जर्वर रेस्ट में, वो बोलेगा यार साउंड की रफ्तार तो v है, साउंड तो अपनी रफ्तार से आ ही रहा है, यहाँ वेवलेंथ करीब आ गया, जब सोर्स पास आ रहा है इधर टुवार्ड्स ऑब्जर्वर मूव करता है तो वेवलेंथ छोटा हो जाता है, दूर जाएगा तो वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बेटा न्यू टाइम पीरियड निकालते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, न्यू टाइम पीरियड बेटा आराम से, न्यू टाइम पीरियड अगर निकालें तो टाइम पीरियड का मतलब होता है एक क्रेस्ट के बाद दूसरा क्रेस्ट कितने टाइम पर मेरे पास पहुंचा, न्यू टाइम पीरियड। टाइम पर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बताओ दोनों क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, लैम्डा माइनस वी एस इंटू टी, बोलो समझ में आ रहा है, और अपॉन, ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए इधर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, साउंड की रफ्तार तो v है, यहाँ तो चेंज ही नहीं हुआ साउंड की स्पीड, बोलो क्लियर, ये न्यू टाइम पीरियड है। अच्छा बेटा देखो तो लैम्डा ओरिजिनल वेवलेंथ है ना, ओरिजिनल वेवलेंथ तो लैम्डा बराबर वी टी होता ही है, जब साउंड की रफ्तार v और टाइम पीरियड t होता है तो लैम्डा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, माइनस वी एस इंटू टी बराबर v, टाइम पीरियड कॉमन होगा v माइनस वी एस इंटू टी अपॉन v, ये न्यू टाइम पीरियड है। अगर मुझसे कहेगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, इस केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, उल्टा कर देंगे बेटा इसको, 1 अपॉन एफ एपरेंट बराबर क्या होगा जल्दी बताओ, v अपॉन वी माइनस वी एस, होगा कि नहीं होगा, और टाइम पीरियड 1 अपॉन एफ होता है, एफ ओरिजिनल के बराबर हो जाएगा। पहुंचो, हाँ 1/f करो, तुम तो 1/f करो तब तुम, अरे 1/f होगा, उल्टा भी तो कर रहे हैं, ओ सॉरी, ओ सॉरी, जोर से बोलो ओ सॉरी। बेटा देख लेना, कुछ इलाज विलाज करवा लो, हवन वगैरह करवा दो, भूत वूत निकल जाएगा सृजन का।
वो हॉर्लिक्स से नहीं होता है, इसके लिए हवन कराना पड़ेगा। ए शांत, आराम से आराम से आराम से मीनू, कंट्रोल रखना मीनू। गार्गी बोलिए हम पूजा करवा देंगे, संपर्क कर लेना। मृत्युंजय जाप का जो है 11 आहुति दिलवा देगी। मिटा दूं बेटा? मैं आपको अब सीधी सीधी बात बताना चाहता हूं। अब मैं आपको, बेटा शांत, अब मैं आपको सीधी सीधी बात बताना चाहता हूं। सच्चाई से आप वाकिफ हो चुके हैं। मिटा दूं? देखिए, सच्चाई की सारी परतें खुल चुकी हैं। डॉपलर इफेक्ट में आपको सच पता चल चुका है। बहुत सीधी सी बात है बेटा, बातें नहीं। चलो ध्यान दो, ध्यान दो बेटा। चलो इधर देखो। अच्छा बताओ, जब ऑब्जर्वर मूव करेगा, ऑब्जर्वर मूव्स, बताओ बेटा, वेवलेंथ बदलता है कि नहीं बदलता है? वेवलेंथ सेम रहेगा। वेवलेंथ, स्पीड ऑफ साउंड बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा, चेंज हो जाएगा, है ना। ऑब्जर्वर को लगेगा चेंज हो गया, ठीक है, तब हमें एपरेंट फ्रीक्वेंसी नजर आएगा। बताओ, जब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ बदलेगा कि नहीं बदलेगा? अरे बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हाँ, तो बोलेंगे लैम्डा चेंज करेगा। और स्पीड ऑफ साउंड क्या लगेगा? स्पीड ऑफ साउंड सेम रहेगा, तब जाके फ्रीक्वेंसी बदलेगी। बोलो क्लियर? यही 2 पॉइंट पे सवाल पूछता है थ्योरेटिकल। बोलेगा सोर्स मूव कर रहा है, वेवलेंथ बदलेगा नहीं बदला? बदलेगा भाई। और अगर आपसे बोलेगा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, वेवलेंथ बदलेगा? तो नहीं भाई, वेवलेंथ नहीं बदलेगा। वहाँ साउंड की रफ्तार लगती है, ज़्यादा या कम हो गई। क्या ये थ्योरेटिकल सवाल आप बना लेंगे? अगर आपने ठीक से याद किया हुआ तभी बनेगा। दूसरी पॉइंट बेटा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी। एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जनरल फार्मूला। ज़्यादा बात कर रहे हो यार, पढ़ लो ना, नहीं पढ़ना चले जाओ ना बाहर। देखिए, अब आपसे डॉपलर इफेक्ट में एपरेंट फ्रीक्वेंसी, आप इसको रट्टा मार लो बेटा। वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस सोर्स की वेलोसिटी इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। यह फॉर्मूला आपको याद रखना है, हर केस के लिए यही फॉर्मूला लगाना है। वेलोसिटी ऑफ साउंड प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। मिटा दूं? इस फॉर्मूले में बेटा एक साइन कन्वेंशन है जो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा।
बेटा प्लीज़ एक साइन कन्वेंशन है जो हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड हो पाएगा ठीक से। अरे देख लो यार, डॉपलर इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, बैल बुद्धि, सुनो तो सही। देखो सबसे पहले बेटा अबाउट वी ओ ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के लिए साइन क्या लोगे? देखो वी ओ का साइन प्लस तब लेना जब ऑब्जर्वर मूव्स टुवार्ड्स द सोर्स, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवार्ड्स सोर्स, टुवार्ड्स, जब भी ऑब्जर्वर दिखाई दे जाए कि सोर्स की तरफ चल रहा है तब आप उसे पॉजिटिव लेना। और वीओ की वैल्यू नेगेटिव तब रखना बेटा व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम द सोर्स, व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स अवे फ्रॉम सोर्स। ये देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर आप ये याद रखा गड़बड़ नहीं होगा, फिर बना लोगे आराम से। वीओ के लिए साइन कन्वेंशन याद रखना, जब भी ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ चलेगा प्लस, बस उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना, सोर्स की तरफ है प्लस, सोर्स से अवे है माइनस। अच्छा मैं कुछ लोगों को भगा दूं क्या? भाई आप चारों, यसु आप भी बातें बहुत कर रहे हैं यार, अब तो फिर वहां बैठ गया, सब मिलके बातें कर रहे हैं। देखिए अबाउट वी एस, वी एस मतलब क्या बेटा जल्दी बताओ? हाँ सोर्स की वेलोसिटी। बोलो प्लस कब लोगे, जल्दी बताओ। हाँ जब सोर्स मूव करेगा ऑब्जर्वर की तरफ, बिल्कुल आसान है, जब भी एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे प्लस लेना। व्हेन सोर्स मूव्स टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, मूव्स टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, इतना आसान है डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला। इसको कोई भूल गया तो अब उसको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। वी एस नेगेटिव व्हेन ऑब्जर्वर, व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, व्हेन सोर्स मूव्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। बेटा आराम से लिख लो, अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन बना डालोगे। मिटा दें? मिटा दूं? चलो देखो बेटा, आराम आराम, तुम लोग लिखने का तो बड़ा मन से लिखते हो, पढ़ने की एक्टिंग बड़ा खतरनाक करते हो ना बेटा। बड़ा बड़ा एक्टर पीछे हो जाए जब तुम लोग की एक्टिंग देख ले। कोई बाहर से जाकर अरे कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पढ़ते रहते हैं। अरे मुझसे पूछो, ये एक नंबर के एक्टर है, कम वक्त इनसे कुछ भी पढ़ा दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान दो इधर। देखिए ओ चाचा, चलो इस क्वेश्चन को बताओ, इसमें क्या करोगे? ये सोर्स है, ऑब्जर्वर है, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है। बताओ एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? जल्दी बताओ बेटा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? v प्लस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी प्लस की माइनस, उसकी वेलोसिटी का एरो देखो, सोर्स की तरफ है प्लस में, अपॉन v माइनस सोर्स की वेलोसिटी बताओ प्लस की माइनस, प्लस वी एस इंटू एफ ओ। अच्छा एक मिनट, v प्लस वी ओ अब प्लस माइनस माइनस ना। अच्छा बताओ बेटा, यहाँ पर जो ये साउंड सुनाई देगा उसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल से ज़्यादा या कम? क्योंकि ये प्लस में नीचे माइनस, ये चीज़ बड़ी आएगी ना, यानी बेटा एपरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ओरिजिनल से ज़्यादा सुनाई देगा। ठीक, चलो बताओ, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, दूर जा रहे हैं, ये वी एस और ये वी ओ,
V प्लस VO की वैल्यू प्लस की माइनस, माइनस VS की वैल्यू प्लस या माइनस, माइनस इंटू FO प्लस माइनस V माइनस VO अपॉन माइनस माइनस प्लस। बताओ एपरेंट फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा? हाँ ये कम आएगा। देखो ना, वैसे भी सोर्स जब भी दूर जाता है ना और आप सोर्स से दूर जाते हो तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। एपरेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन FO। पहुंचो। शांति शांति, सोनी दीदी शांति। मिटा दे बच्चों। अरे भाई बातें नहीं। चलो मिल के मिटाएं, मिलकर। चलो अच्छा बताओ, सब लोग बताना। मान लो बेटा दोनों एक ही तरफ मूव कर रहे हैं, VS और VO। चलो बताओ क्या लिखोगे एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जल्दी बताओ। V प्लस VO की वैल्यू क्या लिखोगे? माइनस। और यहाँ पर V माइनस VS की वैल्यू क्या लिखोगे? प्लस लिखोगे, यस, इंटू FO। दोनों ही ऊपर नीचे माइनस हो जाएगा, नहीं V माइनस VO और V माइनस VS इंटू FO। अब ये नहीं कह पाएंगे कि एपरेंट ज़्यादा सुनाई देगा कि कम सुनाई देगा ओरिजिनल से, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर और सोर्स की वेलोसिटी पर। जब भी पास आता हुआ महसूस होता है ना तो ज़्यादा सुनाई देगा, दूर जाता हुआ महसूस होगा तो कम सुनाई देगा। यही होता है खेल। बातें नहीं। इस केस में लिखो जल्दी एपरेंट फ्रीक्वेंसी। इस केस में लिखो जल्दी एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जल्दी लिखो। पहले बताओ इस केस में VO प्लस की माइनस और VS। लिखो जल्दी एपरेंट फ्रीक्वेंसी इस केस का। बैल बुद्धि। ऊपर नीचे प्लस प्लस हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। यहाँ एपरेंट फ्रीक्वेंसी लिखेंगे V प्लस VO अपॉन माइनस, और VS की वैल्यू माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए कितना सिंपल है ये, V प्लस VO अपॉन V प्लस VS इंटू FO ओरिजिनल। मिटा दे बेटा। अच्छा चलो इस केस में बताओ क्या होगा एपरेंट फ्रीक्वेंसी। दोनों ही बेटा मान लो कैपिटल V की रफ्तार से चल रहे हैं। अब बताओ जल्दी बताओ एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। हमारे यहाँ तो बैल पढ़ते हैं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी जीरो बता रहे, कम वक्त कोई साउंड ही नहीं आएगा, ओरिजिनल के बराबर होगा। ये कहाँ से लाती हो लक्ष्मी? बेटा इसका भी बिल्कुल सिखाओ मुझे। अरे यार तुम लोग पता नहीं कौन कौन से गोले से आए हो। V प्लस VO ऑब्जर्वर की वेलोसिटी प्लस की माइनस अपॉन V माइनस VS की वैल्यू प्लस की माइनस, बैल V माइनस V अपॉन V माइनस V, ये और ये कट गया, जीरो बचेगा सर। बैल एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल के बराबर, यानी नो डॉपलर इफेक्ट। हाँ बोलो सिरजन, देखो सिरजन का सिर घुमा, बोलो सिरजन।
दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बचपन में ना स्मॉल लेटर में ABCD और कैपिटल लेटर में ABCD लिखना सीखे थे। ये स्मॉल V और ये कैपिटल V, अंतर नहीं दिखता है? अरे तो पहले क्या बना? देख रही हो, भूत अपने एकदम बिल्कुल लिमिट में पहुंच चुका, एक्सट्रीम में पहुंच चुका। बोला दोनों ही V दिखाया, तो अरे दोनों ही V मैंने दिखाया है भाई, कि सेम वेलोसिटी चल रहे दोनों। अच्छा जानते हो, इतना सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्ट बोल सकते थे सर देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी। जब दो बॉडी सेम डायरेक्शन से चलता है तो रिलेटिव वेलोसिटी घटाते हैं, V माइनस V जीरो आ जाएगा सर। देयर इज नो रिलेटिव वेलोसिटी, सो एपरेंट फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल के बराबर हो जाएगा, उसको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। अरे प्यारे उल्लुओं बताओ, अरे कुछ फील हो रहा है, समझ में आ रहा है कहानी? चलो बेटा इस केस को बताना जरा, देखते हैं कौन बताता है भाई। मिटा दूं भाई, मिटा दूं? चलो ध्यान से सुनो, इधर देखो बेटा सब लोग, इधर। अरे चाचा इधर 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 इधर। अच्छा बेटा मान लो कि सोर्स जो है वो सर्कल के सेंटर पर है। पहली बात बेटा यह चीज सुन लीजिए, जब भी सोर्स और, इस पॉइंट को पहले समझ लीजिए, जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाले लाइन के अलोंग वेलोसिटी ना हो, मान लो जैसे सोर्स यहाँ पर है और ऑब्जर्वर में वेलोसिटी लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर है, तो हम बोलेंगे इस केस में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ही सुनाई देगी, नो डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट तब होता बेटा जब अलोंग द लाइन ऑफ साइट ऑब्जर्वर या सोर्स में कोई वेलोसिटी हो, यानी कोई रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन। अब जैसे इसमें वेलोसिटी किधर है बेटा बताओ जल्दी? लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर है, तो हम बोलेंगे नो डॉपलर इफेक्ट। इस केस में कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको। इस केस में क्या होगा बेटा? तो हम बोलेंगे सर इसमें जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है ना वो ओरिजिनल के बराबर ही होगा। अगर मान लो हमारे को सवाल मिला कि ये सोर्स सेंटर पर है, अरे मैं इधर हूँ भाई, सोर्स सेंटर पर है और ऑब्जर्वर सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, बताइए कितना फ्रीक्वेंसी सुनेगा ऑब्जर्वर? तो हम बोलेंगे सर एवरी टाइम वेलोसिटी क्या है, लाइन ऑफ साइट के परपेंडिकुलर है। जब ये यहाँ पहुँचेगा तो वेलोसिटी इधर है परपेंडिकुलर, तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर जो ऑब्जर्वर सुनेगा फ्रीक्वेंसी वो ओरिजिनल के बराबर ही होगा, नो डॉपलर इफेक्ट। अरे बोलो, पहुँचो। हाँ कहो 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 दीदी, अभी मुझे बोलने दो, लिखो पहले इसे, मुझे बोलने दो। दिखाओ घड़ी। ठीक है, इसके आगे कल बात करेंगे। और बेटा कल मैं डॉपलर इफेक्ट में लाइट पढ़ा के डॉपलर इफेक्ट वाला पोर्शन फिनिश हो जाएगा। बस इसमें क्या बचेगा बेटा? सिर्फ सुपरपोजिशन, बस वही पढ़ना और कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, रहिए।